अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल खान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक मास्टर। तो नाजरीन, आज मैं आपको स्टेट ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंट जो कि कोबास C311 है, इसके ऊपर रिएजेंट लोडिंग एंड अनलोडिंग के बारे में बताऊंगा। कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं और किस किस पोजीशन पर इनको लोड किया जाता है, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो नाजरीन, जब भी कोई नया बंदा इस मशीन के अंदर रिएजेंट को लोड करता है या अनलोड करता है तो उसको कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इन तमाम प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा। आज की वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। तो चलते हैं हम अपनी स्टेट ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंट कोबास C311 के सिस्टम पर, ताकि हम सीख सकें कि कैसे एक रिएजेंट को लोड किया जाता है और अनलोड किया जाता है, कौन से रिएजेंट को कौन सी पोजीशन असाइन होती है और किस पोजीशन पर उसको रखा जाता है। तो चलते हैं सिस्टम की तरफ। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें सॉफ्टवेयर सिस्टम रिएजेंट लोडिंग के अंदर कितनी हेल्प करता है, और उसके बाद हम हार्डवेयर सिस्टम के अंदर देखेंगे कि हम कौन कौन से रिएजेंट को कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर लोड करते हैं और इनको कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर रखते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो के अंदर वर्कप्लेस के ऊपर बात की थी, तो इस वीडियो के अंदर हम रिएजेंट लोडिंग के बारे में बात करेंगे। तो रिएजेंट के आइकन को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास दो बार खुले हैं, एक सेटिंग और दूसरा स्टेटस। तो सबसे पहले हम स्टेटस को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ही स्टेटस खुलता है तो यहाँ पर हमें टेस्ट शो हो रहे हैं, और इस टेस्ट की ये मुख्तलिफ पैरामीटर की अलग अलग केसेट होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास टेस्ट परफॉर्म करने के लिए रिएजेंट मौजूद होता है। इस केसेट के अंदर अवेलेबल टेस्ट भी शो हो रहे होते हैं। उसके साथ ही कॉर्नर पे राइट साइड पे देखें हमारे पास, तो यहाँ पर जिस भी पैरामीटर को हम क्लिक करते हैं उसकी टाइप और उसकी पोजीशन, रिएजेंट कैंसल के अंदर उसको कौन सी पोजीशन असाइन की गई है ये बताया जाता है, और इसके रिमेनिंग टेस्ट कितने हैं और इसकी स्टेबिलिटी कितनी है, ये कितने दिन मजीद स्टेबल रह सकता है इस रिएजेंट कैंसल के अंदर, ये सारी चीज शो हो रही है। उसके बाद कुछ हमारे पास क्लीनिंग रिएजेंट्स हैं जो हमारे पास प्रोब की क्लीनिंग के लिए यूज हो रहे हैं। एक सेल क्लीनर 1 है, दूसरा सेल क्लीनर 2 है, और एक सिंपल क्लीनर 1 है और दूसरा सिंपल क्लीनर 2 है। ये हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के क्लीनर यूज हो रहे थे। इनको पोजीशन कौन कौन सी असाइन की गई है ये हमारे पास नजर आ रहा है, और दूसरा हमारे पास इनके वॉल्यूम जो रिमेनिंग है, हमारे पास वॉशिंग सोल्यूशन के वॉल्यूम कितने रहते हैं ये हमारे पास शो हो रहा है। अगर इसके अंदर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगा, वो ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट के रिएजेंट लोड किए जाते हैं वो तीन रिएजेंट होते हैं। एक डाइल्यूएंट होता है, और एक ISE स्टैंडर्ड होता है, दूसरा रेफरेंस होता है। ये चीजें हम यहीं से रीसेट करते हैं। रिएजेंट को उठा के अपनी पोजीशन पर रखने के बाद हम यहाँ पर ISE के अंदर आकर ISE वॉल्यूम को रीसेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो भी रिएजेंट हमने रखा होता है वो रिफिल हो जाता है। यहाँ से उसके रिमेनिंग टेस्ट को रिफिल कर दिया जाता है। अब चलते हैं हम सेटिंग के अंदर। तो सेटिंग हमारे पास एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देती है हमें। इसके अंदर हमारे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे रिएजेंट कैंसल के अंदर हमारे पास कौन सी पोजीशन असाइन है और कौन सी कैसेट को कौन सी पोजीशन असाइन है। उसके बाद हर कैसेट का अवेलेबल टेस्ट और उसके रिमेनिंग टेस्ट, रिएजेंट का कोड, और हमारे पास रिएजेंट का लॉट नंबर, और उसके बाद सीक्वेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि रिएजेंट की एक्सपायरी डेट भी हमें सेटिंग के अंदर डैशबोर्ड के ऊपर देखने को मिलती है। एक्सपायरी डेट के साथ ही हमारे पास ब्रैकेट के अंदर इसकी स्टेबिलिटी लिखी होती है। 4 दिन स्टेबल रहना है, 26 दिन स्टेबल रहना है, कितने दिन के अंदर इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर से सेटिंग के अंदर से हम रिएजेंट को लोड भी कर सकते हैं और रिएजेंट को अनलोड भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के बाद हम चलते हैं थोड़ा सा हार्डवेयर के अंदर कि हमारे रिएजेंट कहाँ कहाँ पर लोड किए जाते हैं। तो जो भी हमारे पैरामीटर के डिटर्जेंट और रिएजेंट्स होते हैं वो हमारे पास रिएजेंट कैंसल के अंदर पुट किए जाते हैं, लोड किए जाते हैं। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के रिएजेंट होते हैं वो हमारे पास स्पेसिफिक पोजीशन असाइन होती हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट के रेफरेंस के लिए एक स्पेसिफिक पोजीशन असाइन है, और इलेक्ट्रोलाइट के डाइल्यूएंट और इलेक्ट्रोलाइट के स्टैंडर्ड के लिए एक वो अलग से पोजीशन असाइन है।
इनको हम यहाँ पर पुट करते हैं और वहां से जाके इनका ISC वॉल्यूम को रीसेट कर देते हैं। और जो हमारे पास सिंपल क्लीनर और सेल क्लीनर, सिंपल क्लीनर हमारे पास ये यूज हो रहे हैं, सिंपल क्लीनर 1 एंड सिंपल क्लीनर 2, ये हमारे पास दो क्लीनर यूज हो रहे हैं। और जो हमारे पास सेल क्लीनर यूज हो रहे थे वो हमारे पास ठीक एग्जैक्टली सिंपल कैल्सिल के एग्जैक्टली नीचे जाएंगे हम। तो यहाँ से गेट को ओपन करेंगे मशीन के, तो यहाँ पर हमें दो रिएजेंट सेल वॉश सोल्यूशन 1 एंड सेल वॉश सोल्यूशन 2 देखने को मिलेंगे। एक एसिड वॉश है और दूसरा NaOH, दो वॉश हमारे पास जो सेल वॉश के तौर पर यूज होते हैं। इन रिएजेंट को मुख्तलिफ पोजीशन असाइन होती हैं अलग से, हमारे पास हार्डवेयर के अंदर अलग अलग पोजीशन से हम इनको वहां पर पुट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर आकर इनके वॉल्यूम को रीसेट कर देते हैं सिस्टम के अंदर, तो ये हमारे पास लोड हो जाते हैं। तो नाजरीन, हम सबसे पहले आपको एक रिएजेंट को अनलोड करके बताते हैं और एक रिएजेंट को हम लोड करके बताते हैं, और साथ में ही आपको एरर के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से एरर हमें रिएजेंट को लोडिंग करते हुए आ सकते हैं जिनसे हमें बचने की ज़रूरत है, ताकि हम मशीन को अच्छे तरीके से रिएजेंट लोड कर सकें मशीन के अंदर और अनलोडिंग कर सकें। तो ये हमारे पास यूरिक एसिड का रिएजेंट जो है ये ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग टेस्ट जो हमारे पास 0 आ रहे हैं, तो हम इस रिएजेंट को अनलोड करने जा रहे हैं। मशीन के अंदर से नीचे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक अनलोडिंग का आइकन मौजूद है। जब हम इस अनलोडिंग के आइकन पे क्लिक करते हैं तो इसने साइड पे हमारे पास पोजीशन नंबर 7 दे दी है। टेस्ट हमारे पास यूरिक एसिड का बता दिया है कि हमने यूरिक एसिड की कैसेट को अनलोड करने जा रहे हैं, और कैसेट अनलोडिंग को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये कुछ टाइम लेगा। फ्यू मिनट के बाद हमें ये प्रोसेसिंग करके इस किट को हमारे पास जो कि हमारे रिएजेंट कैल्सिल का डोर है उसके सामने लाएगा एग्जैक्टली, ताकि हम इस रिएजेंट को वहां से पुट आउट कर सकें। तो ये हमारे पास जो नोब नजर आ रही है अंदर चली जाएगी ये नोब, और हमारे पास गेट ओपन होने की एक्सेस आ जाएगी। जैसे ही ये नोब अंदर जाती है तो हम इस गेट को ओपन करके यूरिक एसिड की किट को वापस बाहर निकाल देंगे। ये मशीन ने दिया है प्रोसेसिंग एक्सेस, और उसके बाद मशीन ने सारी चीज बता दी है कि ओपन द गेट कवर, रिमूव द कैसेट फ्रॉम द रिएजेंट डिस्क एंड क्लोज द गेट कवर। अब ये प्रोसेसिंग के अंदर आ गई है। हमारे पास जो नॉब थी वो अंदर चली गई है। हम इस गेट को ओपन करेंगे और गेट को ओपन करने के बाद जो भी कैसेट इजीली हमें बाहर आएगी तो एग्जैक्टली वही हमारी कैसेट अनलोडिंग होने वाली होगी। यहाँ पर पोजीशन आप देख रहे हैं तो 7 है जो असाइन की गई थी 7, और उसके बाद हमारे पास जो किट हमने अनलोड करनी थी वो यूरिक एसिड की है। सिस्टम ने भी यूरिक एसिड की किट को 7 पोजीशन से अनलोड कर दिया है। अब हम इस गेट को वापस क्लोज करेंगे और वो नॉब वापस लॉक हो गई है, और यहाँ से हम एंड बटन को क्लिक कर देंगे और हमारे पास ये रिएजेंट हमारे पास मशीन के अंदर से अनलोड हो गया है। अब एक और रिएजेंट हम आपको इस मशीन के अंदर लोड करना सिखाते हैं, और उस लोडिंग के दौरान हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, हम ये चीज़ आपको साथ साथ में बताते चलेंगे। तो नाजरीन, जो हमने एक यूरिक एसिड की किट को अनलोड किया है, तो अब हम एक नई यूरिक एसिड की किट को लोड करने जा रहे हैं। तो इस किट को लोडिंग के दौरान हमने जिस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है वो ये है कि हमने इस किट के एक साइड पर हमारे पास बारकोड होता है, उस बारकोड को स्कैनर की मदद से रीड करना है, और इसी तरफ हमारे पास बारकोड को राइट साइड पर ही रखते हुए हमने इसको उठाकर रिएजेंट कैल्सिल के अंदर पुट कर देना है। तो मैं आपको बताता चलूं, सबसे पहले हमने यहाँ पर सिस्टम के अंदर लोडिंग के ऑप्शन को क्लिक करना है, तो मशीन हमें कैसेट लोडिंग के डैशबोर्ड को खोल कर देगी। हम एग्जीक्यूट करेंगे तो मशीन हमें कुछ प्रोसेसिंग के बाद हमें बताएगी कि आप जो भी कैसेट को लोड करना चाह रहे हैं उसके लिए हमारे पास इस गेट को ओपन करके, इसके लॉक को ओपन करके हमें एक्सेस दे देगी कि गेट को ओपन करें और रिएजेंट को आप स्कैन करें। उस स्कैनिंग के बाद हम इस रिएजेंट को रिएजेंट कैल्सिल के अंदर लोड करेंगे। फ्यू मिनट की प्रोसेसिंग के बाद मशीन हमें एक्सेस देगी। चंद एक मिनट की प्रोसेसिंग के बाद मशीन ने ओपन गेट
स्लाइड अ कैसेट विद फेसिंग रिएजेंट बारकोड लेबल टू द बारकोड रीडर। ये क्लियरली इंस्ट्रक्शन देने के बाद हम इस गेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास जो स्कैनर था उसकी लाइट ऑन हो चुकी है। हम इस कैसेट को इसके सामने पुट करेंगे और स्लाइड करेंगे, और स्लाइड करने के बाद यहाँ पर मशीन के अंदर हमारे पास डैशबोर्ड पर इसकी जो भी पोजीशन मशीन ने असाइन की है वो भी शो हो गई है। टेस्ट नेम यानी हमने जो कैसेट लोड करनी है वो यूरिक एसिड की है वो शो कर दी है। रिएजेंट का कोड, रिएजेंट का लॉट नंबर और इसके साथ ही एक्सपायरी डेट हमें शो कर दी है। अब हम इस चीज को बार कोड को कोड रीडर की तरफ ही फेस करवाते हुए हमें एज इट इज उठाना है, और हमारे पास रिएजेंट कैंसल के अंदर जो हमारे पास पोजीशन सामने आई है एग्जैक्टली उसके अंदर रखने के बाद हमने इस डोर को क्लोज कर देना है, और यहाँ से हमने एंड के आइकन को दबा देना है। यहाँ से एंड आइकन को दबाने के बाद हमारे पास मशीन ने रिएजेंट को प्राइम करना है और उसे प्राइमिंग को कंप्लीट कर दिया है। ये देखें हमारे पास ये डैशबोर्ड पर यूरिक एसिड की किट शो होना चाहिए शुरू हो गई है। अवेलेबल टेस्ट हमारे पास 380 है, क्योंकि हमने नई किट को लोड किया है तो अभी हमारे पास रिमेनिंग टेस्ट भी 380 ही मौजूद हैं। उसके साथ ही इसकी एक्सपायरी डेट और इसकी स्टेबिलिटी डेट, ये सारी चीज मशीन ने हमें डैशबोर्ड पर शो कर दी है। जिन भी पैरामीटर की कैसेट लोडिंग होगी उस चीज को मशीन खुद असाइन करेगी कि इसके अंदर अवेलेबल टेस्ट कितने हैं, या उनके वॉल्यूम को मशीन खुद रीसेट करेगी। लेकिन कुछ ऐसे रिएजेंट्स हैं जिनके वॉल्यूम को हमें बजाते खुद सॉफ्टवेयर सिस्टम को यूज करते हुए रिएजेंट वॉल्यूम को रीसेट करना होता है। वो कुछ ये रिएजेंट हैं जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट आईएससी के रिएजेंट, डाइल्यूएंट और आईएससी स्टैंडर्ड और रेफरेंस। जब ये हमारे पास लोड होंगे तो हमने आईएससी वॉल्यूम को रीसेट करना है, तब जाकर हमारे पास इनके वॉल्यूम जो हमारे पास रिमेनिंग टेस्ट वॉल्यूम है वो हमारे पास रिफिल होंगे। और जो हमारे पास क्लीनिंग रिएजेंट्स हैं जैसे सेल क्लीनर 1, सेल क्लीनर 2, सिंपल क्लीनर 1 एंड सिंपल क्लीनर 2, इनके रिमेनिंग वॉल्यूम को हम स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर रिएजेंट पुट करने के बाद हमने रिएजेंट वॉल्यूम को रीसेट करना है, तो उसके बाद हमारे पास रिएजेंट वॉल्यूम अपडेटेड हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि कैसे हम कोबास C311 के अंदर रिएजेंट को लोड कर सकते हैं और रिएजेंट को अनलोड किया जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टेक मास्टर को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।